हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 4। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक अपडेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया है, चाहे तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई कितनी होगी। विकल्प है 12 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0125 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर सवाल के नीचे मेंशन किया गया है कि वो सवाल किस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, चलिए देखिए सवाल क्या है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, ठीक है, धारिता का क्या मतलब है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक वर्ड आता है धारिता और एक आता है आयतन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों अवधारणाएं 3 डायमेंशन वस्तुओं से ही संबंधित है, लेकिन आयतन वस्तु के ठोस आकार को दर्शाता है, जबकि धारिता जो है ना, ये उसके अंदर की खाली जगह की क्षमता को बताता है। ठीक है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही लगता है। ठीक है, धारिता या आयतन दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों की अवधारणाएं 3 डायमेंशन वस्तुओं से संबंधित है, लेकिन आयतन वस्तु के ठोस आकार को दर्शाता है, जबकि धारिता उसके अंदर की खाली जगह की क्षमता को बताता है। ठीक, बट ध्यान रखिएगा दोनों का फॉर्मूला सेम ही लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसका धारिता कितना दे रखा है, 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ये हमारा ऐसा कोई बेलनाकार टैंक है। ठीक है, और इसका कैपेसिटी कितना दे रखा है, धारिता कितना दे रखा है, 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बोला है उसके आधार का व्यास 14 मीटर है। इसका आधार का जो व्यास है, ठीक है, व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा आधा, मतलब है 14 का आधा करेंगे तो 7 मीटर। ठीक है, आगे बोला है कि टैंक की गहराई कितनी होगी, अर्थात इस टैंक की गहराई आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक की गहराई कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पता करना होगा यहाँ पे, बेलनाकार टैंक की धारिता ज्ञात करने के लिए। तो बेलनाकार टैंक की धारिता कहें या फिर बेलनाकार टैंक का आयतन कहें, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा बेलनाकार टैंक की धारिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेलनाकार टैंक की धारिता में ज्ञात करनी है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7 × 7 और एच का मान हमें ज्ञात करना है। बेलनाकार टैंक की धारिता दे रखा है ऑलरेडी 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, जो दिया हुआ है जैसे दिया हमने बैठा दिया है। ठीक है, और आयतन ज्ञात करने के लिए किसी भी आकृति का यदि आपको ज्ञात करना है आयतन, तो कुछ मत याद रखिए, सिंपल सा याद ये रखिए कि कितना एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, देखेंगे ये पाई आर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है और कितनी ऊंचाई तक उठा हुआ है। ठीक है, बस उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आयतन निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल समझाएं कि अगर ये मान लेते हैं कि घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, कुछ मत याद रखिए। घनाभ देखिए इसका आधार कितना में फैला हुआ है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई में फैला होगा, और ये कितना उठा हुआ भाग है, तो h, इसका आयतन हो गया। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LVH हो जाएगा। उसी तरह से घन का देखेंगे तो a × a में फैला होगा, a तक ही उसकी हाइट होगी, तो a × a अर्थात a क्यूब, तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब। घनाभ का आयतन हो जाएगा LVH। तो देखिए कितना उसका आधार कितना फैला हुआ है और कितना उठा हुआ है, बस। ठीक है, बस कितना एरिया में फैला हुआ है और कितना उठा हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन निकल आएगा। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से लिख कर सकते हैं h = 1848, इधर 22 और 7 गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में। ठीक है,
7 से काटिए थे, 7 दूनी 14 और 7 छक 42 और 7 चौक 28, ठीक है। और 22 से इसे काटेंगे तो 22 से कम 22, 4 44 यानी 22 दूनी 44, यानी कि H इक्वल टू निकल करके आएगा 12 मीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। मतलब 8वां भाग मतलब ये हो जाएगा 8 या 24 240, और 240 का 62% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट कैसे, देखिए बोला किसी संख्या का, तो मान लीजिए वो संख्या x है, उस संख्या का 1/8 हो जाएगा 8वां भाग, कितना है तो 30 है, तो x का मान पहले निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 गुना 8 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं 240। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो संख्या कितना 240 है, और उस संख्या का यानी कि 240 का 62% निकालना है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अर्थात आपको 24 का मल्टीप्लाई करना है 62 से और 10 से डिवाइड करना है। तो 24 का गुना आप करेंगे 62 से, तो 4 दूनी 8 आ रहा है इकाई अंक, तो इकाई अंक सिर्फ इसी में 8 है, ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो सी विकल्प होगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 4 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, 8 4 4 8 4 1 और 1 का अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 148.8 आएगा, जो कि सी विकल्प में दिख भी रहा था, ठीक है। तो आसान सवाल था, पूछा जा रहा था कि संख्या का 8वां भाग, तो मान लेते हैं वो संख्या x है और उसका 8वां भाग कितना है 30 है, तो वो संख्या मुझे मिल जाएगा और उस संख्या का 62% निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। सिंपल सा सवाल है। देखिए एक अधिकारी का वेतन मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया था, 25% बढ़ाने पर कितना हो जा रहा है 125 रुपया। अब बोला जा रहा है कि नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, तो बढ़ा कितना है तो 25 रुपया बढ़ा है ना, और कितना में है 125 में से, ठीक है। 100 पे लाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पचे 125 और 20 पचे 100, अर्थात ये 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। 20% उसको वेतन घटाना पड़ेगा अगर यदि पुराना वेतन पर लाना है तो सी विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल है, अगर इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना मिल जाए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। मतलब ये कि -2/3 पर पावर -³ में कितना से डिवाइड करें। तो मान लेते हैं वो संख्या x है जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर x से डिवाइड किया जाए कि हमें भागफल क्या मिल जाए, वो 4/9 पर पावर -2 ये मिल जाए। अब मान के चलिए कि संख्या कुछ नहीं तो 1 होगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए इसके माइनस जब भी पावर माइनस में होना तो टर्म क्या होता है, उलट जाता है। अर्थात 2/3 है तो क्या हो जाएगा ये 3/2, माइनस है तो माइनस रहेगा, पावर सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे देखिए x/1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4 पर पावर प्लस से हो जाएगा पावर प्लस, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे तोड़ेंगे से पावर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 27 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस रह जाएगा इंटू 1/x इक्वल टू 9 9 81 और 4 चक 16, काटिए इधर 8 दूनी 16 27 थिया 81, ठीक है। तो क्या बच रहा है यहाँ पे -1/x इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2, तो x बराबर हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या थी, किस संख्या से विभाजित करना था, तो वो x माने थे तो x मान निकल गया -2/3, तो इसका सही आंसर दिख रहा होगा विकल्प नंबर ए, ठीक है। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में, सिर्फ कैलकुलेशन था। अगला सवाल है x + 1/x इक्वल टू 5 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है। क्या दे रखा है x + 1/x इक्वल टू दे रखा है 5, तो आपको बताना है x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं इस टर्म में तो ये हो जाएगा x + 1/x पर पावर 2, इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये a² + 2ab +
बी स्क्वायर, ये होगा ना, इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बच जाएगा। सिंपल सा लिख लेते हैं 23। ठीक है, एक बार इसे और स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू 23 का स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ पे, फिर से वही चीज़ आएगा, a², ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 23 का स्क्वायर करेंगे तो निकल करके आएगा ये 529। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा ये 2 दूनी 4, पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, x टू द पावर स्क्वायर करेंगे तो ये निकल करके आएगा 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू, इधर प्लस में 2 इधर जाएगा तो माइनस में, तो हमें ये तो मान चाहिए था, और घटाएंगे तो मिलकर इधर निकल करके आएगा 527। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक थैली में 5 रुपया, 2 रुपया तथा 1 रुपये के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 रुपया है। थैले में 2 के कितने सिक्के हैं। ठीक है, आसान सा सवाल है। क्या इसे हम विकल्प से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। सवाल क्या है कि एक थैला है, इस थैला में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का है। किस अनुपात में है, ये कह रहा है कि ये 2:3:4 के रेशियो में है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या अगर 2 है तो 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 3 होगा और 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 4 होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। हम कह सकते हैं कि 5 वाला सिक्कों की संख्या अगर 4 है तो 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 6 हो जाएगा और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 8 हो जाएगा। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये निकल के आएगा 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 तक 40। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 वाला सिक्का अगर 10 होगा तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 30 होगा और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 40 होगा। कुछ इसी तरीके से रेशियो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बट ये कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देखेंगे कि 3 से ही सभी क्या है, मल्टीपल है, या आप कह सकते हैं सबसे 3 से विभाजित भी हो रहा है। तो जो भी सिक्कों की संख्या निकलेगा वो 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे हम लेते हैं कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अगर 12 है, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 6 से, 2 छक 12, तो 3 छक 18 और 4 छक 24। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 18। तो 3 जो 2 वाला सिक्का होगा ना, तो वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 3 के रेशियो में है। ठीक है, 3 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 से जो विभाजित होगा वो कह सकते हैं कि वो हो सकता है कि वो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है। तो देखिए क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, सिक्कों की संख्या मान लेते हैं 250 है, तो 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो ये होगा कभी नहीं। 200 रुपये मान लेते हैं कि 200 सिक्कों की संख्या है 2 वाला, तो 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो दिए हुए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है, ये विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं था, आपको सिंपल से ये देखना था कि ये 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो 2 की सिक्कों की संख्या अगर होगी तो वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 के अनुपात में है तो 4 से विभाजित होनी चाहिए सिक्कों की संख्या, क्योंकि होगा तो उसी के रेशियो में होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी विभाजित नहीं हो रहा था। अब आइए देखें बेसिक कैसे बना सकते थे। तो देखिए मान लेते हैं कि ये कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से हुआ होगा या 10 से हुआ होगा, सभी में, ये तो मुझे नहीं पता। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x से विभाजित, x से वो अनुपात जो हुआ रहा होगा वो 2x रहा होगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कि वो 2 नहीं है, 2x है, फिर ये 3x है और एक ये 4x है। ये सिक्कों की संख्या निकल गई। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 रुपये वाला का कुल योग निकल जाएगा, कितना रुपया है, और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 रुपये का कुल योग निकल जाएगा, कितना रुपया है, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपया से, तो ये हो गया 5 रुपये का कुल योग, ये 2 रुपये का कुल योग और ये 1 रुपये का कुल योग, कितना रुपया हुआ। और सबको अगर हम जोड़ दें अगर यदि, तो क्या मिल जाएगा, कुल योग कितना रुपया है, तो ये 2000 रुपया है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, x का मान मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x, ये हो जाएगा 6x,
ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2000। सभी को जोड़ेंगे तो 10 6 16 4 20x इक्वल टू हो जाएगा ये 2000। तो x बराबर निकल आएगा 20 दहा के 200 अर्थात 100। तो वो क्या मान था, 100 था। तो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो कितना से मल्टीप्लाई करना था हमें, 100 से। तो 100 दूनी 200। कह सकते हैं कि 5 वाले सिक्कों की संख्या 200 थी, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 300 थी और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 400 थी। अब क्लियर हुआ। तो ये 300 होना चाहिए था, जो कि विकल्प में नहीं है। यहाँ पे 1 रुपये वाला जो 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 400 है, तो ये वाला होता है आंसर। अगर पूछता 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, तो 200 है, तो ये वाला आंसर होता। लेकिन विकल्प में 300 नहीं है। ठीक है, देखिए 3 से डिवाइड भी हो रहा है ना ये 300, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में ही होगा ना। कितना का मल्टीपल था, तो वो 100 का मल्टीपल था, तो वो मुझे ज्ञात नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ई सही, ई ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक समबहुभुज का अंतः कोण उसके बहिष कोण से 108 डिग्री अधिक है, इस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आसान सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्व क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं, ठीक है, कि बाह्य कोण जो है वो क्या है, x है। ठीक है, बाह्य कोण x है, तो इसके अंतः कोण कितने हो जाएंगे, बोला 108 डिग्री अधिक है, तो कितना हो जाएगा, एक x प्लस 108 हो जाएगा। और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। पिछला ही वीडियो हमने बताया था कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, आइए देखते हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अगर हम लाइन बढ़ाएं तो ये हो जाएगा इसका आंतरिक कोण और ये हो जाएगा बाह्य कोण, और दोनों कोणों का योग देखेंगे क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सीधा लाइन खींचे तो ये आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण, तो दोनों मिलाकर 180 डिग्री बनेगा। यहाँ भी देखिए ये आंतरिक कोण, ये वाला और ये वाला बाह्य कोण, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 180 में घटा देंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा ये 72 डिवाइडेड बाई 2, तो मान निकल करके आएगा x का 36। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण कितना था, x मतलब कि माने थे x, वो निकल करके आएगा 36। ठीक है, अब बाह्य कोण जितने भी डिग्री निकले हैं, 36 निकला है ना, तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या में ज्ञात करनी है, तो 360 में हम 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 दहा के 360, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, ये बी है, यानी कि 10 होगा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, आप 360 में डिवाइड क्यों करते हैं, इसका एक लॉजिक क्या है, देखिए आते समझते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, कि बाह्य भुजाओं का योग जो होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी देख सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला कोण कितना, मान लेते हैं तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों कोण ही बराबर होगा, तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो बाहर का कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 120 यहाँ भी होगा, 120 यहाँ भी होगा और 120 यहाँ भी होगा, तो हम 360 में अगर 120 से डिवाइड कर दे तो क्या निकल करके आएगा, 12 36 3, तो 3 भुजा है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होगा, तो बाह्य कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बाह्य कोण कितने होते हैं, 360, इसमें से अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 36, तो 4 भुजा निकला ना। अब यहाँ से अब ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे इसे कितना भुजा है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो 360 अगर कुल है, इसमें से 5 भुजा से डिवाइड, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 से 35 और 5 10, यानी 72 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं इस पंचभुज में बाह्य कोण कितने डिग्री का है, बाह्य डिग्री कितना, बाह्य एंगल पूछ लिया जाए तो कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आप लॉजिक यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। तो आपको याद रखना है अंतः कोण और बहिष कोण का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कितने वर्षों में 7500 8% साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान सवाल है। हमने कहा था ना, इस तरह का सवाल के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मान, अच्छा दिया हुआ है कितने वर्षों में, 7500 रुपया, तो पी का मान दे रखा हुआ है।
7500। टाइम दे रखा है क्या? नहीं, पूछा है कितने वर्षों में टाइम निकालना है। रेट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 8%। ठीक है, क्या यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है? नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ब्याज पर दुगना हो जाएगा, मतलब कि अमाउंट दे रखा है कि दुगना, मतलब कि 7.5 दूनी हो जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका मतलब 7,500 रुपये से 15,000 हो जा रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 7,500 रुपये इसका ब्याज रहा होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर बैठा लीजिए, तो होता है P गुना T गुना R, अर्थात 7500 इंटू टाइम इंटू रेट 8% डिवाइडेड बाई 100, क्या निकलता है? साधारण ब्याज, है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो T इक्वल टू हो जाएगा 7500, ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग में कर दीजिए, 8 गुना 75, 75 दहा के 750, ठीक है, यानी 100 आ जाएगा। 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12×8 = 96, ठीक है, और 8 बजे 40 यानी 12.5 वर्ष, यानी कि ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है कुछ मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए किस तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, इतना का मान क्या होगा? तो निकाल लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा इस सवाल का? तो देखिए 0.0125 का क्यूब है यहाँ पर, सॉरी पावर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3125 लिख लीजिए और नीचे 2 2 4 5, तो 5 जीरो कर लीजिए, पर पावर कितना? 5, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। अब देखेंगे किसे हम लोग लिख सकते हैं 3125 को कितनी बार? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 5 125, 125 625, और 625 को 5 से गुना करें तो 3125 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे जो 5 जीरो वाला है उसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 कितनी बार? 5 बार, लिख सकते हैं या नहीं? और पावर कितना है? 5 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मान छूटा हुआ है, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में, ये 5 नहीं है 2/5 है। कितना है? 2/5 है। ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से? इसे लिख सकते हैं 5/10 पर पावर 5 लिखा जा सकता है, और पहले से पावर में था 5 2/5, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 में 25 और 10 दहा के 100, अगर 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 0.25 इसका निकल करके आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ई सही होगा। यहाँ पे ई विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? ठीक है, देखिए ये भी विकल्प से किया जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर शायद हम बता रहे थे, कोई 4-5 कुछ क्वेश्चन नंबर था ना वहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 14 अनुपात कितना दे रखा है? 25, समझिएगा। तो छोटी संख्या से कौन होगा? 14 होगा, बड़ी संख्या कौन सा होगा? 25 होगा। ठीक है, छोटी संख्या 14 होगा, बड़ी संख्या 25 होगा। अब होगा तो इसी अनुपात में होगा ना। अगर दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं, अगर पहले से छोटी संख्या 14 है तो दूसरी बड़ी संख्या 25 होगा, या फिर कह सकते हैं कि छोटी संख्या अगर 28 होगा तो बड़ी संख्या 50 होगा, कुछ इसी तरीके से होगा। मतलब है कि 14 का ये क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, या तो 14 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 14 से डिवाइड कौन हो रहा है इसमें? कि ये 14 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा, खुद देख लीजिए, कभी नहीं हो सकता। और ये देखिए 25 से क्या डिवाइड हो सकता है? 25 से कम 25, 3 32 बन रहा है, तो ये भी नहीं भाग लगेगा। इसको भाग लगा देखिए 25 से लग रहा है, तो 25 से कम 25, 8 और 6 नहीं, 25 से नहीं, हम लोग 14 से लगाना है ना, यहाँ पे 14 से लगाना था। ठीक है, चलिए 14 से तो ये नहीं लगेगा, 14 दूनी 28 है ना, बचेगा 28, 3 7 37 से तो नहीं लगेगा। इसको भाग लगेगा 14 से लगा के देखिए, 14 दूनी 28, ठीक है, 28 मतलब बचेगा तो 3 2 5 और 6 56, 14 4 56, ये भाग लग रहा है। ठीक है, और ये 14 दूनी 28, तो ये भाग तो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब सही, इसका सही आंसर क्या आने वाला है? विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि इसको आखिर हम सॉल्व कैसे करें। विकल्प से तो कर लिए,
तो मान लेते हैं कि अगर छोटी संख्या अगर 14x होगा तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है 264, तो हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें तो निकल करके आएगा 264। तो 14 में 25 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 9x इक्वल टू 6 5 11 हो जाएगा ना, 11x इक्वल टू 264। तो x बराबर निकल करके आएगा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो x का मान कितना निकल गया, 24। तो 14 गुना अगर हम 24 कर लें, ठीक है, और 25 गुना 24 कर ले तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, ठीक है। तो 14 चौक 56 के 6 और 14 दूनी 28, 28 और 29 30 और 3 33, ठीक है। तो 336 ही आया, ठीक है। तो विकल्पों से भी किया जा सकता था, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।